नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक लोकतंत्र में जब एक देश का नेता एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलता है तो वो देश के तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी नुमाइंदगी करता है। यानी अगर भारत में देश के प्रधानमंत्री अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोल रहे हैं तो वो 138 करोड़ जो लोग हैं, भारतवासी हैं, उनकी आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ है। अभी फ़िलहाल G7 की यानी ग्रुप 7 की बहुत अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हिस्सा लिया। ब्रिटेन में ये बैठक हुई और इसमें भारत देश को एक मेहमान के तौर पे बुलाया गया। भारत की राजनीति में किस तरह से प्रधानमंत्री जो पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं, नरेंद्र मोदी, उनकी देश में जो नीति है और विदेश में जाके जो वो बोलते हैं, उनमें जो सीधे सीधे तौर पर एक तरह से जो कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है, जो साफ क्लियर विरोधाभास नज़र आता है, वो इस बार नज़र आया है। और इसीलिए अफसोस भी होता है, दुख भी होता है और ये कहने में अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों झूठ बोलते हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मंच से। अब मैं आपसे को इस बयान से शुरुआत करना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी को लेकर जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही G7 में, G7 यानी ग्रुप 7, ये जो 7 बड़े कंट्रीज़ हैं जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें भारत को भी बुलाया गया था, जिसमें मेहमान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को, साउथ अफ्रीका को बुलाया गया था। गेस्ट कंट्रीज़ के तौर पर ब्रिटेन ने बुलाया था, जिसने उसको होस्ट किया। तो जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया उसको लेकर जिस तरह का विरोधाभास पैदा हो रहा है, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम वर अ पार्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल ईथोस। यानी भारत की जो सभ्यता की जो प्रकृति है, यानी कि जो हमारे सभ्यता के तौर पर जो हम देखते आए हैं, जो हम प्रैक्टिस करते आए हैं, डेमोक्रेसी और फ्रीडम, लोकतंत्र और आज़ादी इसका एक हिस्सा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि बड़े मंच से ये बात बोल रहे हैं, लेकिन क्या एक प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 7 साल में उन्होंने इस डेमोक्रेसी और इस फ्रीडम, इस लोकतंत्र को और इस आज़ादी को क्या डिफेंड किया या इसको कम करने का, और मैं कहूँगी काफ़ी हद तक इसको ख़त्म करने का काम किया? इस बार जो है ख़ासकर क्योंकि पूरी दुनिया में एक तरह से अलग अलग देशों में जो तानाशाही प्रकृति के नेता पनप रहे हैं, उभर रहे हैं, उनके मद्देनज़र ऐसा लगता है कि G7 ने भी एक तरह से उसी को नज़र में रखते हुए, खासकर कहा यह जा रहा है कि हालांकि रूस और चीन इनकी नज़र में ज़्यादा था और ये जो कहने का मकसद था वो इनके लिए था, लेकिन भारत का चूँकि पिछले कई सालों में ख़राब रिकॉर्ड रहा है लोकतंत्र के मामले में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में, जो बोलने की आज़ादी है उसके मामले में, या आप देखिए मीडिया फ्रीडम के मामले में, कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक जिस तरह से पत्रकारों पर, एक्टिविस्ट पर, सोशल मीडिया पर जिस तरह का हमारा रिकॉर्ड है, क्या हम वाकई ये कह सकते हैं? तो जो बात कही G7 में और उसके पार्टनर्स ने जो कहा वो ये कहा कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ थॉट और लिबर्टी, हम इस सब को बचाएंगे। यानी सोचने की आज़ादी का भी जिक्र हो रहा है, इस सब को हम बचाएंगे जो कि ऑथोरिटेरियनिज्म, टेररिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, इन सब से उभर रहा है। यानी हमारे देश में जब प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों में, यानी जब भारत में राजनीति की बात आती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात आती है, संविधान की रक्षा की बात आती है, तो वो किस तरह से तानाशाही रवैया अपनाने की कोशिश करते हैं और दूसरे देशों में जाकर ये कहते हैं कि वो तानाशाही के ख़िलाफ़ हैं, वो हिंसा के ख़िलाफ़ हैं, वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं और वो बोलने की आज़ादी के फेवर में हैं। तो इस पूरे मामले को अगर इस तरह से देखा जाए, जो ओपन सोसाइटीज़ को लेकर जो केंद्र था, इस पूरी जो मीटिंग थी उसका जो केंद्र था ओपन सोसाइटीज़ को लेकर था, तो G7 में खुले हुए जो समाज हैं, ओपन सोसाइटीज़ हैं, जिनका सपना कोई भी लिबरल व्यक्ति, कोई भी उदारवादी व्यक्ति इसका सपना रखता है कि सोसाइटी हमारा जो समाज है वो जितना ज़्यादा खुल सके उतना अच्छा होगा। और लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनका ये धर्म होता है, फ़र्ज़ होता है कि अपनी सोसाइटी को जो जड़ता है, जो ऑर्थोडॉक्सी है, जो रूढ़िवादिता है, जो पिछड़ापन है, जो गैर बराबरी है, जो नाइंसाफ़ी है, उससे बाहर निकाला जाए और ओपन सोसाइटी बनाई जाए। तो ओपन सोसाइटी का जिक्र भी इसी G7 में हुआ, जो उनका स्टेटमेंट है फाइनल, उसमें और बात की गई कि किस तरह से जो वैल्यूज़ हैं, जो ओपन सोसाइटीज़ हैं, वो वैल्यूज़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी इसमें इंटरनेट फ्रीडम को लेकर बाकायदा बात की गई है, क्योंकि इस फ्रीडम के बगैर जो लोकतंत्र हैं उनकी रक्षा नहीं की जा सकती। और अगर लोकतंत्र की रक्षा नहीं होगी, बोलने की आज़ादी की रक्षा नहीं होगी, तो जो बिना आज़ादी से और बिना डर के, बिना ज़्यादती के जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, लोकतांत्रिक समाजों में लोगों को रहना चाहिए, वो नहीं रह पाएंगे। तो ये इस सेशन के आखिर में जो ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट था उसको ज़ाहिर है अडॉप्ट किया गया
और तमाम उस पे जो देश थे उन्होंने सबने सिग्नेचर भी किया इस पर। तो इस सब पे तो दस्तखत कर आए इस स्टेटमेंट पर प्रधानमंत्री, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो कोई बात बोलते हैं तो देश में उनको लेकर किस तरह की जिम्मेदारी बनती है, उन स्टेटमेंट्स, उन वक्तव्यों को लेकर जो वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर देकर आए हैं। और ख़ासकर एक ऐसे दौर में जबकि जो IT रूल्स नए बनाए हैं सरकार ने, उनको लागू करने, उनको मनवाने के लिए बाकायदा ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं जिसमें ट्विटर, फेसबुक भी शामिल है, उन पर जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, यानी कि सिर्फ हमारे भारतीय नागरिक ही नहीं हैं जो भारत के संविधान के तहत उनका जीवन यापन होना चाहिए, और उनको जिस तरह से चाहे वो मीडिया हो या फिर मीडिया में पत्रकार हों या भारतीय जो आम नागरिक हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ट्विटर के दफ्तर पर भी जिस तरह से पुलिस सर्चेस का नाम दिया गया, मैं कहूँगी जिस तरह से रेड दी गई और लगातार पुलिस रेड दी गई, और उसके अलावा लगातार जो बात हो रही है कि ट्विटर को झुकाने की कोशिश हो रही है IT रूल्स के तहत कि ट्विटर तमाम तरह की जो सरकार की जो बातें हैं, जो मनमानियाँ हैं, उनको मान ले। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री जाके ये बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कह के आए हैं। इंटरनेट फ्रीडम का मैं जिक्र करना चाहती हूँ क्योंकि इस खास बैठक में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की फ्रीडम पे बात हुई है। हमें कश्मीर से शुरुआत करके और इसके बाद देखा जाए CAA मूवमेंट के दौरान और उसके बाद फार्मर्स मूवमेंट के दौरान भारत सरकार का जो रिकॉर्ड है इंटरनेट फ्रीडम के मामले में, वो इतना बदतरीन है कि जो विश्व गुरु बन गए हैं वो इस मामले में बन गए हैं कि कितना हम जो लोगों का अधिकार है इंटरनेट फ्रीडम का, कि उन्हें बिना किसी रोक रुकावट के उन्हें इंटरनेट एक्सेस करने की आज़ादी मिल सके, उसमें हम विश्व गुरु बन चुके हैं, उसको रोकने में, उस आज़ादी को कर्ब करने में। तो मैं CAA का जिक्र करी थी, उससे पहले कश्मीर में आप ये देखिए कि किस तरह से अगस्त से लेकर और अगले साल यानी 7 महीने तक जो सेवाएं हैं वो बंद रखी गई, और उसके बाद भी जब उन्हें बहाल किया गया तो सिर्फ 2G सर्विस को बहाल किया गया। और 2G सर्विस में आप जानते हैं, आप खुद इंटरनेट यूज़र हैं, आप मेरा कार्यक्रम जो देख रहे हैं ये भी इंटरनेट के ज़रिए ही ज़ाहिर देख रहे हैं कि कितने हज़ारों बच्चों का, युवाओं का, नौकरी पेशा लोगों का, कारोबारी लोगों का कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा भारत की इकोनॉमी के हिसाब से भी अगर हम देखा जाए तो ये बहुत अच्छा हमारे सामने इंडिकेशन नहीं है। ये एक जो रिपोर्ट है वो बताती है कि इंटरनेट शटडाउन से जो ग्लोबल कॉस्ट हुई 2020 में, यानी जो खामियाजा भुगतना पड़ा, आर्थिक खामियाजा, वो $4 बिलियन का था 2020 में, और भारत में उसका शेयर 70% था, 70% भारत में शेयर था, यानी लीडर बन चुका है इस मामले में भारत। देखा जाए $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ भारत को पूरी दुनिया में, जो $4 बिलियन का नुकसान हुआ था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 महीने बाद भी सिर्फ लो स्पीड दी गई थी 2G स्पीड की। अभी भी इंटरनेट का जो मुद्दा है वो लगातार कश्मीर में बना हुआ है। CAA के दौरान भी, यानी कि अगर कश्मीर को भी न माना जाए, उसको भी अगर एक्सक्लूड किया जाए, तब भी ये तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारत में मेनलैंड में, कई लोगों ने कहा कि देखिए अब तक ये कश्मीर में होता था, अब हमें पता चलता है कि कैसे कश्मीरियाइजेशन हो गया भारत के दूसरे हिस्सों का। आपको याद होगा जबकि ये पूरा फार्मर्स मूवमेंट चल रहा था, तब भी किस तरह से दिल्ली में भी, इसके अलावा हरियाणा में कुछ हिस्सों में 10 दिन तक भी इंटरनेट बंद रहा था हरियाणा में, और इंटरनेट की जो स्पीड है उसे इतना लो कर दिया गया था जिससे कोई वीडियोज़ ना जा सकें। और जो प्रोटेस्ट साइट्स थीं कहीं पर भी, चाहे वो टिकरी की हो या यहाँ गाज़ीपुर की हो, इन तीनों जो प्रोटेस्ट साइट्स थी वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी ख़राब थी या बिल्कुल बंद कर दी गई थी, टेलीफोन तक की फैसिलिटी को बहुत कमज़ोर कर दिया गया था कि एक तरह से वो नो टेलीफोन और नो इंटरनेट जोन जैसा बन गया था वो पूरा प्रोटेस्ट साइट, ताकि जो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं वो ना कर पाएँ। इसके अलावा तमाम तरह से इसको लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, इसको कानून व्यवस्था के नाम पर लगातार इंटरनेट का जो कर्ब है, इंटरनेट पे जो पाबंदी है या इंटरनेट पे का जो खुला एक एक्सेस होना चाहिए, उस पर जो एक तरह से रुकावट है वो लगातार बनी हुई है। CSDS ने 2015 में ये एक सर्वे किया था जिसका टाइटल है डेमोक्रेसी इन इंडिया, अ सिटीजन्स पर्सपेक्टिव, जिसमें साफ तौर पर भारतीय नागरिकों ने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर उन्हें प्यारा है एक लोकतंत्र में जिसको वो सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो है उनके बोलने की आज़ादी। तो भारत में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हो सकते हैं जो अनपढ़ हो सकते हैं, हो सकता है ये इतना समझते हों कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, गांव देहात में रहते हों, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को हक है
अपने मन की बात कहने का, वैसे ही भारत का हर नागरिक अपने मन की बात कहना चाहता है, चाहे वो बोलना चाहे, चाहे इंटरनेट के ज़रिए ट्वीट करना चाहे या फेसबुक पे लिखना चाहे या टीवी पर अपनी बात कहना चाहे जब उसके पास टीवी का माइक पहुंचे। तो ये जो आज़ादी है मन की बात को कहने की, ये आज़ादी भारत का हर नागरिक चाहता है और उसको वैल्यू करता है। सबसे अहम बात यह है कि वो इसकी अहमियत को भी समझता है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में हमने देखा है कि पत्रकारों पर, मीडिया की आज़ादी पर हमला हुआ है, जिस तरह से दर्जनों ट्वीट्स डिलीट कराए गए, उन लोगों के भी डिलीट कराए गए जो पत्रकार और फिल्म मेकर्स हैं, क्योंकि वो कोविड-19 के वक्त में जब ये पूरा क्राइसिस चल रहा था तो वो सरकार का जो कुप्रबंधन था कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 को लेकर, उसके खिलाफ सरकार की नीतियों की जो आलोचना कर रहे थे, उन ट्वीट्स को डिलीट कराया गया। आए दिन हम देखते हैं कि वो हैंडल्स जो सरकार की आलोचना करते हैं, यानी कि जो मंजुल का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो कार्टूनिस्ट हैं, उन तक को नहीं बख्शा जा रहा है। सरकार जो है वो सरकाज़म भी नहीं समझ सकती है, वो मजाक को भी एक तरह से, जो पॉलिटिकल सैटायर है उसको भी वो गवारा नहीं कर रही है। मंजुल के पूरे अकाउंट को लेकर भी ट्विटर को लिखा गया कि आप इसको, ये भारत सरकार का एक लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने इसके बारे में शिकायत की है। इसके अलावा कई पत्रकार जो हैं उन्होंने भी इस बात की शिकायत की। कुछ महीनों पहले मेरे पास भी ट्विटर से नोटिफिकेशन आया कि आपके ट्विटर हैंडल को लेके भारत सरकार ने, जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है, उसने शिकायत दर्ज की है। तो ऐसे मामले में जब आप भारतीय नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनकी बोलने की आज़ादी है, सोशल मीडिया से लेकर, इंटरनेट से लेकर, इसके अलावा जिस तरह की तमाम आज़ादियां हैं, चाहे वो प्रदर्शन को लेकर आज़ादी हो, हम देख रहे हैं सीएए के आंदोलन के वक्त में जो लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनमें कई लोगों को अभी भी जेल में बंद रखा है उनको, और आतंकवाद निरोधी कानून के तहत वो लोग बंद रखे गए हैं। तो इस सब के दौरान बहुत हैरानी होती है, अफसोस होता है, दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री जो पूरे 140 करोड़ जो नागरिक हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, यहाँ पर उनकी राजनीति दूसरी है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर वो झूठ बोलते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।